गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं नरसाराम चौधरी हिंदी की कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, अपन ने हिंदी में 7-8 क्लास से पहले ली है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी के विद्यार्थी के लिए सभी कक्षाएं बिल्कुल उपयोगी है। फिर भी आज की जो कक्षा है वो विशेष रूप से कक्षा 12 के जो अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थी है उनके लिए विशेष उपयोगी है, उनके सिलेबस में है। उनके अलावा सभी विद्यार्थियों के लिए यह कक्षा समान रूप से उपयोगी है। वैसे भी अपनी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और इसलिए हिंदी भाषा से, मातृभाषा से जो प्रेम होना बहुत जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति सबे उन्नति को मूल। यानी अगर व्यक्ति अपनी भाषा में उन्नति नहीं करता है तो वह जो किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। और अगर व्यक्ति ने अपनी भाषा में उन्नति कर ली, मातृभाषा में उन्नति कर ली, तो निश्चित रूप से उसकी सब प्रकार से उन्नति हो जाएगी। और उसी में आपको भी विश्वास रखना है, हिंदी की आपको सेवा करनी है। अपन आज अपन पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। ये पहला बिंदु जो था भाषा, लिपि और व्याकरण, वो आज इस कक्षा में समाप्त कर देंगे अपन। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देखिए मित्रों, प्रत्येक चीज को, और आप जानते हैं कि विज्ञान क्या है, तो देवनागरी लिपि विज्ञान यानी प्रयोगों से पुष्ट है नहीं है, तथ्यात्मक है कि नहीं है, स्पष्ट है कि नहीं है, तार्किक है कि नहीं है, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि जो देवनागरी लिपि अपने हिंदी भाषा की, उस देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता की दृष्टि से कितनी स्पष्ट है, कितनी शुद्ध है, इसका है जो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मित्रों अगर बात करें अपन जो रोमन लिपि है और इसके अलावा जो आपकी फारसी लिपि है, क्योंकि रोमन अंग्रेजी की है और फारसी उर्दू की है। ये प्राचीन काल में फारसी लिपि भारत में राजलिपि हुआ करती थी। तो इन लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि कई गुना अधिक वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक कैसे हैं, इनको अपन है जो एक एक चीज लेकर के, एक एक बिंदु लेकर के पढ़ेंगे। प्रश्न दो प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न तो ये हो सकता है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि देवनागरी लिपि की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो जो मैं अब अपन इनकी वैज्ञानिकता पढ़ेंगे वो इनकी क्या है मित्रों, विशेषताएं है। तो जो आपकी रोमन लिपि है, इसके अलावा जो आपकी फारसी लिपि है, उनसे अपनी देवनागरी लिपि है वो क्या है, ज्यादा वैज्ञानिक है। सबसे पहले वर्ण विभाजन में, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, ये चीज अपन पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अपने हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। इनको है जो पूरे वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग इनका वर्ण, इनका जो विभाजन किया गया है कि भाई स्वर वर्ण है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, अ से लेकर के और औ तक। इनको है जो विस्तार से अपन पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में व्यंजन जो है वो 33 है, संयुक्त अक्षर 4 है, ठीक है ना। अनुस्वार है, ठीक है ना। विसर्ग है, यानी एक एक वर्ण को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर क्या किया गया है, इसका है जो विभाजन किया गया है।
सभी के अपने अपने उच्चारण स्थान है, सभी के है जो प्रत्येक में कुछ न कुछ है जो भिन्नताएं है। तो इस प्रकार से पहला जो कारण है इस लिपि की वैज्ञानिकता का, वो कारण मित्रों ये है कि ये जो लिपि है ये कैसी है, इनका जो वर्ण विभाजन है वो मित्रों कैसा है, वो है जो वैज्ञानिक है। उसके बाद में दूसरा है कि ये देवनागरी लिपि लिपि अक्षरात्मक है। ये लिपि मित्रों कैसी है, अक्षरात्मक है। तीसरी इसकी जो वैज्ञानिकता है या विशेषता वो है समग्रता। देखिए मित्रों, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं और आजकल अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति थोड़ी भी अंग्रेजी जानता हो, दो शब्द अंग्रेजी के बोलता हो, तो लोग है जो उनको अपनी नज़र में हीरो समझते हैं कि ओ क्या बात है, ये तो अंग्रेजी बोलता है। लेकिन मित्रों, मैं किसी भाषा की कमजोरी की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रोमन लिपि। और रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्या होता है कि प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक वर्ण के लिए, अपने हिंदी के जो प्रत्येक वर्ण है उसके लिए अंग्रेजी में वर्ण नहीं है। जैसे अंग्रेजी में जो अल्फाबेट है वो कितने हैं, 26 है, ठीक है ना। तो जैसे अपने हिंदी में न ये अलग लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इन सभी के लिए केवल एक ही है जो वर्ण का प्रयोग कर दिया जाता है, और वो क्या है, एन। बात समझ में आ रही होगी मित्रों। समग्रता का मतलब है जो जो ध्वनि जिनका अपन मुख से उच्चारण करते हैं उन प्रत्येक के लिए अपने हिंदी में क्या है, कोई न कोई चिन्ह बना हुआ है, कोई न कोई प्रतीक है, कोई न कोई है जो क्या है, अक्षर है, कोई न कोई वर्ण है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, न के लिए, अण के लिए, अंग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या है, एन है। तो इस प्रकार से अपनी जो हिंदी भाषा है वो कैसी भाषा है, उसके अंदर प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है, अपना है जो एक निश्चित प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद में चौथा है उच्चारण एवं लेखन में समग्रता, एक रूपता। मित्रों, मातृभाषा हिंदी, इसकी वैज्ञानिकता यह है कि इसको जैसा बोला जाता है वैसा ही इनको मित्रों लिखा भी जाता है, या जैसा लिखा जाता है वैसा ही इनका उच्चारण भी होता है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। मैं इसमें है जो कोई अनुचित नहीं रहता। जैसे मैं बात करूं, आप कहोगे कमल, मैंने लिखा मोर, मतलब कोई भी शब्द लिखूं, जो वर्ण लिखा जाएगा वो बोला भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात करें रोमन लिपि की, अंग्रेजी की, तो उसमें जैसे अब इसको मित्रों आप क्या बोलते हैं, कनाइफ बोलते हैं या नाइफ बोलते हैं। इसको मित्रों आप क्या बोलोगे, तो इसको लिखते तो कनाइफ है और बोलते नाइफ है,
ठीक है ना। एक और, इसको बोलते क्या है, साइकोलॉजी। इसमें पी साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है, यानी के लिखा तो जाता लेकिन बोला नहीं जाता। इसमें पी लिखा तो जाता लेकिन बोला नहीं जाता। इसके अलावा बहुत सारी, आप अगर अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ते होंगे, डेली लाइफ में आप पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण तो होता लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन अपनी मातृभाषा जो हिंदी है, इसकी ये विशेषता है कि जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही क्या किया जाता है, बोला जाता है। पांचवा है नियतता। मित्रों, अपने हिंदी में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी है जो एक निश्चित स्थिति होती है, यानी जो वर्ण बोला जाएगा उसी को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। और एक ध्वनि के लिए एक ध्वनि बराबर एक वर्ण कहें या प्रतीक चिन्ह कहें। क्या होता है मित्रों हिंदी में, इसकी वैज्ञानिकता की पुष्टि है कि इसमें नियतता है। नियतता मतलब फिक्स है, निश्चित है कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण फिक्स है। जैसे मैंने कहा क, तो मैं क कहते ही आपके पास में ये एक ही ऑप्शन है, भले आप कहीं पर भी चले जाओगे तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आप क ध्वनि के लिए उपयोग कर सके। मैं अगर कहूंगा अ, तो आप है जो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको है जो इस प्रकार का वर्ण या इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह बनाना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, बात अगर अपन करें रोमन लिपि की, तो उसमें तो ढेर सारे विकल्प दे रखे हैं और मेरे जैसा आदमी तो वहां कंफ्यूज हो जाता है कि इसको बोले तो बोले क्या। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता दूं, ये जो क है इसको किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है वो देखिए आप। सी है, यहां क के लिए उपयोग हुआ है। ये क्या आ गया, क्वीन आ गया, ठीक है ना। तो क्यू से भी क्या बन गया, क बन गया। आगे के से भी आपके क्या बन गया, क बन गया। इसके अलावा केमिस्ट्री, तो ये सी से भी है जो आपका क्या बन गया, क बन गया। यानी आप अगर यूं देखें इनको तो सी से भी क बन रहा है, क्यू से भी क बन रहा है, के से भी क बन रहा है और सी एच से भी क्या बन रहा है, क बन रहा है। यानी अब क ध्वनि को लिखने के लिए आपके पास में कितने विकल्प है, आपके पास में 4 विकल्प है। जबकि अगर अपन बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपको क वर्ण को लिखने के लिए या क ध्वनि को लिखने के लिए आपके पास में केवल और केवल कितने विकल्प है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास केवल एकमात्र विकल्प है और वो है क। तो इस प्रकार से यूं देखें तो हिंदी में जो है वो क्या है, वर्णों के उच्चारण और लेखन में, या यूं कहें कि इसमें है जो एक निश्चितता है जो देखी जाती है। आगे अगर अपन बात करें, ये आप लिखते जाना,
निश्चितता। देखिए मित्रों, अपने क्या होता है, जैसे ये अ है, तब इसको आप कहीं पर भी प्रयोग करोगे तो इसका उच्चारण अ ही रहेगा। लेकिन या मान लीजिए आप इसको कहीं पर भी प्रयोग करोगे तो इसका उच्चारण है जो क रहेगा। इसका अगर आप प्रयोग करोगे तो इसका उच्चारण है जो क्या रहेगा, निश्चित है कि आपके ए ही इसको बोला जाएगा। लेकिन मित्रों, एक लिपि है रोमन लिपि। उस रोमन लिपि के मैं देखिए BUT बट और PUT पुट। अब यहां पर भी यू है और यहां पर भी यू है। अंग्रेजी का अल्फाबेट जिसको कहते हैं, वोवेल तो एक ही है। आप अंग्रेजी में अगर वोवेल स्वर पढ़ते होंगे ए ई आई ओ यू जो है, उनमें से ये यू है। लेकिन यहां पर तो इसको है जो अ बोला जा रहा है, यहां तो इसका है जो उच्चारण क्या निकल रहा है, अ, और यहां है जो इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है। यानी BUT को तो अपन बट बोलते हैं, अ का उच्चारण करते हैं यू का, और यहां पर है जो किसका उच्चारण करते हैं, ऊ का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो है जो अपने हिंदी में देखने को नहीं मिलती, आपको देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलती। इसमें बिल्कुल आपके निश्चितता है कि जो वर्ण लिखा जाएगा उसकी है जो सभी जगह पर एक ही प्रकार से जो उसका उच्चारण होगा। जैसे इसका एक और उदाहरण देखें, तो इसको तो अपन पढ़ेंगे कैट, और इसको क्या पढ़ोगे आप, सिटी। तो ये भी सी है और ये भी सी है, लेकिन यहां तो इसको कैट पढ़ा जा रहा है, क पढ़ा जा रहा है, और यहां पर है जो इसको क्या पढ़ा जा रहा है, स पढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो किसमें है, इस रोमन लिपि के अंदर है, जबकि अपने हिंदी में या यूं कहें देवनागरी लिपि में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसीलिए तो ये देवनागरी लिपि जो है वो आपकी क्या मानी जाती है, वैज्ञानिक मानी जाती है, या बिल्कुल वैज्ञानिकता के सम्मुख मानी जाती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साहब अंग्रेजी तो हमारी फेवरेट विषय है, और आज तो आपने अंग्रेजी की ऐसी तैसी कर दी, मतलब इतनी सारी कमियां गिना दी। मित्रों, मेरा उद्देश्य यहां पर किसी भाषा का, किसी लिपि की कमियां या दोष निकालना नहीं था, लेकिन अपन चूंकि बात कर रहे हैं कि भाई जो अपनी देवनागरी लिपि है वो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है या नहीं है, इस बात को मैंने तथ्यों के आधार पर आपके समक्ष रखा है कि जो ये तथ्य हैं, वो तथ्य, जो ये फैक्ट, ये नियम, वो ये कहते हैं कि वास्तव में ही देवनागरी लिपि क्या है, वैज्ञानिक लिपि है। जबकि जो रोमन और फारसी लिपि है वो अगर इस देवनागरी लिपि की तुलना में देखा जाए तो वो है जो इतनी वैज्ञानिक नहीं है। कुछ बातें अभी तो मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं इतना जल्दी अंग्रेजी का। एक चीज और सातों बिंदु लिखेंगे, ये जो कम खर्चीली है, ये है जो कम खर्चीली है। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा थोथा, मैंने शब्द क्या लिखा, थोथा। अब इस थोथा शब्द को जैसे ही आप अंग्रेजी में लिखोगे तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा। मैं जो यहां लिख देता हूं ऊपर थोड़ा सा, थोथा। अब यहां आपको कितने वर्ण लिखने पड़ रहे हैं, 6, जबकि यहां पर है जो आपके कितने वर्ण हैं,
अगर आप वर्ण विच्छेद करके भी देख लें तो भी आपके 4 है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो हिंदी आपकी है या जो देवनागरी लिपि है वो कैसी लिपि आपकी, कम खर्चीली लिपि है। अब उसके बाद में यूं देखें, ये लिपि जो है इसकी एक और विशेषता ये है कि ये सरल है। देवनागरी लिपि कैसी है? सरल है। जो ये लिपि है कौन सी, रोमन वगैरह, उन लिपियों की तुलना में अगर अपन बात करें देवनागरी लिपि की तो वो लिपि बिल्कुल ही सरल है। जैसे मित्रों, मैं तो इन बात को समझ नहीं पाया हूं, हालांकि मैंने पहले इसका आपको बता दिया है कि मैं जो मुझे गुरुजी ने कहा कि आपको केमिस्ट्री की बुक लानी है, केमिस्ट्री की बुक लानी है और आपको चोपड़ा साहब के वहां जाना है। उन्होंने चोपड़ा शब्द जो है जो इंग्लिश में लिखा था वो भी CS से प्रारंभ होता था। तो मैंने है जो वहां जाकर के कहा कि चोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक मुझे दीजिए। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम जो है वो चोपड़ा नहीं है, मेरा नाम तो चोपड़ा है, चोपड़ा साहब है। तो मैंने कहा फिर आपका नाम जब चोपड़ा है तो इस केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री नहीं हो सकता, इसका नाम भी निश्चित रूप से सेमेस्ट्री होगा। तो मैंने कहा अरे आपका नाम चोपड़ा साहब, आप मुझे सेमेस्ट्री की बुक दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब सेमेस्ट्री की तो कोई किताब ही नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो निश्चित रूप से आपको रोमन लिपि में देखने को मिल सकती है, फारसी लिपि में आपको जो देखने को मिल सकती है, लेकिन जो अपनी देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है, इसलिए यहां है जो आपको इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। तो मित्रों, अपन बात कर रहे थे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की, है ना। देवनागरी लिपि जो है वो कितनी वैज्ञानिक है, किस प्रकार से वैज्ञानिक है, उनको लेकर के अपन ने एक एक बात को यहाँ आपके समक्ष रखने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले जो अपन ने ये पढ़ा कि भाई इनका जो वर्ण विभाजन है वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक है कि 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त वर्ण है, 2 योगवा वर्ण है। उसके बाद में उसमें भी अपन ने देखा बहुत डीपली वर्गीकरण किया गया है। अलग प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है, संवार है, विवार है, ये जो तमाम वर्गीकरण है छोटी छोटी बारीक रूप से भी है जो अपन ने इनका विभाजन किया है। उसके बाद में दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कि ये जो देवनागरी लिपि है ये ध्वन्यात्मक नहीं होकर के वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये समग्रता, यानी यहाँ पर प्रत्येक ध्वनि के लिए जो भी ध्वनि उच्चारित की जाती है उस प्रत्येक ध्वनि के लिए एक क्या है, एक सिंबल फिक्स है, प्रतीक चिन्ह है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में एक एन से ही अपन है जो काम चला लेते हैं 3-4 वर्णों के लिए। ङ भी लिख देते हैं, ण भी लिख देते हैं, ण भी लिख देते हैं और न भी लिख देते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो एक ही वर्ण से जो काम चला लेते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा उच्चारण और लेखन में एक रूपता। आपकी हिंदी में जो उच्चारण किया जाता है, जिसका उच्चारण आप करते हो वही है जो क्या होता है, उसी को है जो लिखा जाता है। इसमें उच्चारण में और लेखन में कोई भिन्नता नहीं रहती है। जबकि जो आपकी अंग्रेजी है उसमें क्या होता है कि उच्चारण कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था नाइफ, तो नाइफ के अंदर लिखा तो कैसे स्पेलिंग तो शुरू होती है, जबकि इसको है जो बोला नाइफ जाता है। साइकोलॉजी में स्पेलिंग तो प्रारंभ होती पी से, जबकि उसको बोला जाता है स से। तो इस प्रकार की समस्या है। उसके बाद में नियतता, ये पढ़ा कि जो आपकी देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि में प्रत्येक एक ध्वनि के लिए एक वर्ण क्या है, नियत है, एक संकेत, एक सिंबल निश्चित है, एक सिंबल फिक्स है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अपन ने देखा था अभी कि जो हिंदी का क वर्ण है इसको लिखने के लिए आप क्यू से भी लिख सकते हो, सी से भी लिख सकते हो, के से भी लिख सकते हो और सी एस से भी लिख सकते हो। तो एक ही वर्ण को लिखने के लिए आपके पास 4 विकल्प है, जबकि हिंदी में
एक ध्वनि बराबर एक वर्ण या एक प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद में है निश्चितता। अपने हिंदी के जो वर्ण हैं उनको आप कहीं पर भी प्रयोग करिए, किसी भी सूरत में प्रयोग करिए, प्रत्येक दशा में उनका उच्चारण जो है या उनकी जो ध्वनि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही वो व्यंजन हो भले ही वो स्वर हो। जबकि अंग्रेजी में क्या होता है कि हर जगह अलग अलग होता है। मैंने यहां पर ये लिखा भी था कि BUT का मतलब तो बट है और PUT का मतलब पुट है। अब वहां पर भी यू है और नीचे भी यू है, लेकिन एक जगह तो जो यू है वो अ स्वर का उच्चारण कर रहा है, जबकि दूसरी जगह आपका यू है वो किसका उच्चारण कर रहा है, वो आपका ऊ का उच्चारण कर रहा है। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि जो देवनागरी लिपि है वो है जो रोमन लिपि की तुलना में कम खर्चीली है। कम खर्चीली लिपि से मेरा मतलब यह है कि कम वर्णों में वो बात कही जा सकती है जो बात आप रोमन लिपि में करते हो। जैसे मैंने यहाँ थोथा लिखा तो यह है जो इस प्रकार से इसको थोथा लिखा जा सकता है। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लिपि है वो कैसी है, ये लिपि बिल्कुल सरल है, कलात्मक है और सुंदर है। यह है जो पढ़ने के बाद में अपन हिंदी भाषा का कुछ जो मानकीकरण है उनको है जो पढ़ते हैं। कुछ बातें जो जैसे हिंदी में है जो शब्द रचना जो है वो है जो 4 प्रकार से होती है। शब्द रचना कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से। सबसे पहली है संधि द्वारा। नए शब्दों का जो निर्माण है वो संधि के द्वारा होता है। कैसे? जैसे एक शब्द है गण, दूसरा शब्द है ईश, शब्द क्या बन जाएगा? गणेश, है ना। संधि के द्वारा हिंदी में शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा है उपसर्ग। उपसर्ग में कैसे? जैसे प्रति प्लस हार, तो शब्द क्या बन जाएगा? वी प्लस हार करेंगे तो शब्द बनेगा विहार। हार का मतलब प्राज्य भी होता है और गले में पहनने का हार भी होता है, लेकिन जैसे विहार करेंगे तो विहार से जो नया शब्द बन जाएगा और उसका अर्थ होगा विहार का मतलब घूमना। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय से जैसे समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा सामाजिक। इतिहास शब्द में इक जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ऐतिहासिक। सुंदर शब्द में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा सौंदर्य। ठीक है ना। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा। फिर है समास। समास के द्वारा भी है जो क्या हो सकता है? नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। जैसे राजा का पुत्र तो उसका हो जाएगा राजपुत्र। ठीक है ना। ये जो
चीज़ें थी। हिंदी में शब्द रचना कितने प्रकार से होती, 4 प्रकार से हो सकती, कौन कौन से प्रकार से ये ना पढ़ा। आज की कक्षा में इतना ही। अब आपकी भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित जो बातें थी, यानी पहला टॉपिक जो 2 नंबर का है वो अनिवार्य हिंदी विषय वाले विद्यार्थियों के लिए आज कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट की मुझे निश्चित रूप से अपेक्षा रहेगी, आशा रहेगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और आपका कमेंट्स ही मित्रों मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।